हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी PYQ सीरीज चल रही थी जीएस के रिलेटेड, उसका हम लेक्चर 10 करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और 9 लेक्चर में लगभग हमने सबके हम ऑप्शंस भी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देखते हैं। तो लगभग हमने 300 प्लस क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे एक तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और जो प्रोबेबल क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक अगर आपने और लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए। और इन लेक्चर्स का आप साथ में कलेक्शन भी अगर आप नोट करते हुए चल रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन हो गया, जिससे आपके क्या है एग्जाम में जो मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये क्या है, प्रोबेबल क्वेश्चन, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय कि विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है। यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो हमारा क्या है विश्व धरोहर समिति की घोषणा कौन करता है? यूनेस्को करता है। ठीक है, यूनेस्को क्या करता है? कल्चरल साइट्स को क्या करता है? अपनी धरोहर सूची में शामिल करता है। इसी तरीके से अगर इसका इंग्लिश में देखें तो व्हेन डिड द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ द कल्चरल बॉडी, यानी कि वही यूनेस्को की बात हो रही है, डिक्लेयर द इंक्लूजन ऑफ कुंभ मेला इन द रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यूनेस्को क्या करता है, दो तरीके की क्या होती है सांस्कृतिक विरासत को अपनी सूची में शामिल करता है। एक तो क्या होती है मूर्त और दूसरी होती है अमूर्त। अमूर्त मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल। ठीक है, और मूर्त मतलब जिनको टच कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल को आप टच कर सकते हैं। अमूर्त मतलब यानी कि जैसे क्या है कोई जैसे क्या कुंभ मेला, कुंभ मेले को आप टच नहीं कर सकते। कुंभ एक मेला है, ठीक है, मेले में लोग आते हैं, लेकिन जो मेला है, मेले का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो मेले को आप टच नहीं कर सकते। जैसे ऐसे ही क्या है, जैसे यूनेस्को क्या है बहुत सारे क्या है मूर्त धरोहरों में रखता है। जैसे क्या है हमारा क्या है आपका क्या है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या फूलों की घाटी क्या कोई जगह है ना, तो उसको क्या बोल सकते हैं? मूर्त बोल सकते हैं। अमूर्त में क्या आएगा, कोई मेला हो गया या कोई धार्मिक त्योहार हो गया, उस तरीके कहते हैं अमूर्त होते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यूनेस्को क्या है हर साल देते रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अब इसने क्या है कुंभ मेले को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये करा था दिसंबर 2017 में। ठीक है, अब कौन सी तारीख को करा था? ये करा था आपका 7 दिसंबर 2017 को करा था। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है क्लोज पूछे गए हैं। और लेकिन एक क्वेश्चन जो ऑप्शन हमें दे रखा है सी, उसमें क्या है वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि और डेट तो मैच कर नहीं रही है। 9 को नहीं करा था, 17 को नहीं करा था, 19 को नहीं करा था, कब करा था? 7 दिसंबर को। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? सिर्फ दिसंबर दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 2017। अच्छा, इसी तरीके से क्या है हर साल क्या है हर साल कुछ ना कुछ धरोहर जो जो हम यहाँ से इंडिया से रिकमेंड की जाती है इनको धरोहर सूची में शामिल करने के लिए, तो वो करते रहते हैं। तो ये तो क्या है 2017 की बात होगी। अब अभी हमारे क्या है 2024 में किसको करा था वो देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 में जो है नवरोज त्यौहार, नवरोज क्या है पारसियों का त्यौहार होता है, नवरोज त्यौहार। ठीक है, नवरोज त्यौहार क्या होता है? पारसियों का एक न्यू ईयर फेस्टिवल की तरह होता है। तो नवरोज त्यौहार को करा था 2024 में। ऐसे ही 2023 में किसको करा था? 2023 में गरबा। गरबा कहाँ खेला जाता है? गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, गुजरात का। ये क्या है जो हमारा क्या होती है नवरात्रि के समय पे क्या खेलते हैं? गरबा खेलते हैं। ऐसे ही 2021 में भी दिया था, 2021 में दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा यानी कि वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा को। और ऐसे ही 2017 में हो गया कुंभ मेला हो गया। ऐसे ही 2016 में योग को भी, ये सारे के सारे मैं जो बता रहा हूँ अमूर्त वाले बता रहा हूँ। ठीक है, 2016 में योग को, ये सब क्या है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। 2016 में योग को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है 2016 में योग को, क्योंकि योगा से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी चलते रहती हैं, तो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही एक एक क्या है लोक नाटक बोल सकते हैं, लोक नृत्य बोल सकते हैं, रम्माण। ठीक है, रम्माण को कब करा था? 2009 में, उत्तराखंड से ये रम्माण। ठीक है, रम्माण जो क्या है गढ़वाल क्षेत्र का एक तरीके का मुखौटा नृत्य भी है। और रम्माण का क्या है, एक रम्माण के मुखौटा को क्या कर रखा है अभी GI टैग भी दे रखा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया यूनेस्को के बारे में। और ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कौन कौन सी
अभी लेटेस्ट में या कुछ पिछले सालों में शामिल की गई हैं उनको हमने ऑब्जर्व कर लिया। और इसी तरह इंग्लिश में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की? देखो हमारा क्या है, इंडिया का क्या है, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है यानी कि पूर्वोत्तर में क्या है, पूर्वोत्तर में हमारे क्या आते हैं, असम, अरुणाचल, मेघालय, ये सब क्या है पूर्वोत्तर के है ना, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मेघालय, ठीक है। सेवन सिस्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। 7 क्या है हमारे राज्य हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। ये सब क्या है पूर्वोत्तर के भाग आते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर क्या है हमारा चिकन नेक से कनेक्टेड है हमारा इंडिया जो बाकी के इंडिया से, तो इसलिए क्या ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ ध्यान देना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये इसके विकास परिषद की स्थापना करने के पीछे भी यही रीजन था कि हम इस पे ध्यान दे सकें, ठीक है। तो इस ये जो हमने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की थी, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1971 में। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के इसके आगे भी चांसेस हैं, अभी तो आया हुआ है, ठीक है। 1971 में की गई थी, क्योंकि क्या हुआ था हमारा क्या है पूर्वोत्तर वाला भाग को डेवलप करना जरूरी है ना, तभी तो हमारा क्या होगा, जो हमारा विकसित भारत का जो 2047 तक जो हमारा क्या है विकसित भारत का सपना है, जब इंडिया की आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो इसी के रिगार्डिंग ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये तो 97 में करा था, 1971 में, 1971 ईस्वी में। और एक और चीज़ करी थी, उत्तर पूर्व के लिए इस स्पेशल मंत्रालय भी बनाया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2001 में। एक मंत्रालय भी बनाया था जिससे कि क्या हुआ जाए, उत्तर पूर्व पे विशेष ध्यान दिया जाए। अभी हाल ही में एक स्कीम भी लॉन्च करी है, ये भी एग्जाम में बन सकती है, पीएम डिवाइन, ठीक है। पीएम डिवाइन करके इस स्कीम लॉन्च करी थी। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पीएम से तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री, डिवाइन से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर के डेवलपमेंट के लिए ही शुरू करेगी ये, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। और जो पीएम डिवाइन की घोषणा करी गई थी, ये कब की गई थी, 2022-23 का जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें पीएम डिवाइन की घोषणा की गई थी। और इस पे क्या है काफ़ी फोकस भी दिया जा रहा है, ठीक है, पूर्वोत्तर के में काफ़ी ध्यान भी दिया जा रहा है। अभी देखो जैसे बांग्लादेश का क्राइसिस चल रहा है, तो हमारा पूर्वोत्तर की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो ये इस पूर्वोत्तर के बारे में आपको डिटेल से समझना है, और इससे रिलेटेड जो भी योजना है उनको भी ध्यान से देना है, समझना है, ठीक है। और ऐसे एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चलाया था, वाइब्रेंट विलेज, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चला रखा है, ठीक है। ये क्या है, जो हमारे क्या है बॉर्डर पे जो गांव है, ठीक है, पूर्वोत्तर के हो गए और चाहे उत्तराखंड और लद्दाख के जो भी बॉर्डर के हमारे क्या हैं गांव हैं, बॉर्डर वाले गांवों को विकास करना है, बॉर्डर वाले गांवों का विकास करना है, ताकि वहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो रहती हैं उनको हेल्प हो सके, और साथ ही साथ वहाँ क्या हो सके, लोग रहेंगे, क्या होता है जहाँ सिक्योरिटी फोर्स होगी वहाँ अगर लोग भी रहेंगे तो उसका डेवलपमेंट भी होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। जैसे चाइना ने क्या कर रखा है, इंडिया के बॉर्डर तक सब जगह रोड पहुँचा दी, इस तरीके से क्या है इंडिया की भी डेवलप करने की जो क्या है प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसी का है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब इसका फेज 2 लॉन्च किया गया, इस बार के बजट में इसकी घोषणा की गई थी 2025-26 के बजट में, ठीक है। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी क्या है, ये क्या है, ये बॉर्डर से रिलेटेड है, और पीएम डिवाइन क्या है, ये तो पूर्वोत्तर से रिलेटेड है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? बेरोजगारी जो है इंडिया की एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, और इस समस्या के पीछे सबसे मेन रीजन जो है वो क्या है, वो हमारी जनसंख्या है, ठीक है। अभी क्या है इंडिया की जो नई जनगणना आने वाली है उसमें अभी तो क्या है इंडिया सेकंड नंबर पे जनसंख्या में, चाइना पहले पे। अब लगता है कि जो नेक्स्ट जो हमारी जनगणना कंप्लीट हो जाएगी तो शायद उसमें क्या होगा, इंडिया क्या होने वाला है, वर्ल्ड का जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पे आ जाने वाला है, ठीक है। अच्छा अभी तो देखते हैं बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी क्या होती है, सबसे पहले बेरोजगारी का मतलब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान से समझना है। तो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक रहता है बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी क्या होती है, जब कोई काम करना चाहता है, ठीक है, और वो कार्यकुशल है, कार्यकुशल व्यक्ति को उसके वो काम करने की क्षमता रखता है, ठीक है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। जब कोई काम करना चाहता है और उसे काम करने की क्षमता है, वो काम करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसे उसके लायक काम नहीं मिलता, वही क्या है बेरोजगारी कहलाती है। अब बेरोजगारी क्या होती है, अलग अलग तरीके की होती है। अब बेरोजगारी के टाइप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेरोजगारी के टाइप भी हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप की बेरोजगारी होती है, ठीक है। एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी,
प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। दूसरा होता है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, ये जैसे कोई सीजन की फसल कट गई, तो जिस टाइम फसल कट रही थी उस टाइम पे तो लेबर हम वहाँ पे हमने यूज करे, मतलब किसी को काम मिल गया। जैसे फसल कट के काम खत्म हुआ, फिर बुवाई हो गई, तो फिर क्या होता है 2-3 महीने तक कोई काम नहीं रहता, तो ये मौसमी बेरोजगारी है, मौसम के अकॉर्डिंग चलती रहती है, ठीक है। ऐसे ही होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, इसमें क्या होता है कौशल की कमी के कारण होती है, ठीक है, कौशल की कमी के कारण जो बेरोजगारी होती है उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है जैसे शिक्षा का खराब स्तर है, जो किसी काम को करने के लिए जो कौशल की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है या उसकी कमी है, तो उसमें क्या होती है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। ऐसे ही एक होती है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, साइक्लिक बेरोजगारी होती है। क्या होती है जब मंदी का दौर चलता है ना उस टाइम पे होती है चक्रीय बेरोजगारी, यानी काफी लंबे समय तक एक पूरा साइकिल चलते रहता है जिसमें क्या होता है कंटिन्यूअसली बेरोजगारी चलती रहती है। ऐसे ही एक होती है तकनीकी बेरोजगारी, जैसे क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है लेकिन लोग क्या है उस तरीके से एडवांस नहीं हो पाए तो उनको रोजगार मिलना बंद हो गया। जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, इसके बारे में जिसको नॉलेज होगी तो उसके रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसकी नॉलेज नहीं होगी उसको क्या करते हैं ले ऑफ करा जा रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने करा था अभी, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी क्या कर रही है ले ऑफ कर रही है, क्योंकि उनको क्या है वहाँ लोगों की जरूरत नहीं है और उनको टेक्निक की उतनी नॉलेज नहीं है, तो धीरे धीरे इस तरीके से ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये तकनीकी बेरोजगारी होगी। ऐसे ही एक और होती है घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी में क्या होता है नौकरी की तलाश में, जैसे क्या होता है स्विच करते हैं ना लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए क्या रहते हैं वो बेरोजगार रहते हैं, तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या अलग अलग टाइप की बेरोजगारी है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनको भी आप साथ में साथ नोट करते चलिए और समझते हुए चलिए, कभी कभी इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है इस तरीके से बेरोजगारी है। अच्छा, अब ये जो क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी तरह प्रच्छन्न बेरोजगारी ही को क्या बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी एक तरीके से। इसी को क्या है अदृश्य बेरोजगारी। ये क्या मिलती है सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में मिलती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल किसी खेत में जो काम कर रहे हैं वहां जरूरत है 2 लोगों की, ठीक है। परिवार के 2 लोग काम करें तो भी वो क्या होने वाली है वो खेती पूरी हो जाने वाली है, लेकिन वहाँ लगे कितने लोग हैं परिवार के सारे 6 लोग लगे हैं, 8 लोग लगे हुए हैं, तो ये क्या है जरूरत 2 ही की है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसे क्या बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। और सबसे ज्यादा ये किस क्षेत्र में देखी जाती है कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये कहाँ मिलती है एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी बजट क्या प्रदर्शित करता है। गवर्नमेंट बजट, ठीक है, गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है। सबसे पहले तो बजट जैसे ही वर्ड आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या संविधान में बजट के बारे में कहाँ पे मेंशन है। सबसे पहली बात तो संविधान में बजट शब्द का मेंशन नहीं है। संविधान में जो लिखा गया है बजट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, अनुच्छेद 112 में है बजट ना लिख के वहां पे क्या लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से अनुच्छेद 112 में क्या है वर्णन है, ठीक है। अच्छा, हर साल क्या होता है हर साल 1 फरवरी को बजट अनाउंस होता है। और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट आप ये याद रख लेना, अभी क्या है जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वित्त मंत्री, उन्होंने कौन से टाइम 8th टाइम और सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई के नाम है, उन्होंने 10 बार क्या है बजट अनाउंस करा था, ठीक है। अच्छा, अब बजट में होता क्या है, बजट में क्या होता है वित्त मंत्रालय क्या करता है बजट प्रस्तुत करता है, यानी कि जो हमारे सरकार का साल भर का जो कितना रुपया आना है कितना रुपया जाना है उसका लेखा जोखा जो होता है वो होता है बजट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है इसमें देखो अब ऑप्शंस को देखते हैं। सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, ऑब्वियस सी बात है नए कार्यक्रमों का विवरण होता है, नई योजनाएं अनाउंस की जाती हैं बजट में। आय व्यय का विवरण, इसीलिए तो बजट है, ये तो नाम से ही है। सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, बिल्कुल इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है बजट के अंदर अनाउंस होती है, ठीक है। साल भर का विवरण रहता है, आय व्यय का विवरण होता है, आर्थिक नीति के दस्तावेज होते हैं। जैसे इस बार के बजट में क्या रखे गए हैं 4 इंजन बना रखे हैं, ठीक है। 4 इंजन की बात करी गई है। 4 इंजन कौन कौन से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक तो कृषि है, पहला इंजन कृषि। दूसरा इंजन किसको बोला गया है एमएसएमई को, ठीक है। तीसरा इंजन किसको बोला गया है, तीसरा 4 इंजन बनाए गए। तीसरा इंजन है आपका क्या है निवेश, ठीक है, निवेश है। और इसी तरीके से निवेश हो गया और उद्योग, ठीक है,
निवेश और उद्योग के बारे में क्या है, इस तरीके से क्या है 4 इंजन बनाए गए हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, ठीक है, निवेश हो गया, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी कि एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी कि आयात निर्यात। ठीक है, चौथा इंजन क्या है, आयात निर्यात है। उद्योग तो एमएसएमई के अंदर आ गया, चौथा इंजन क्या है, आयात निर्यात है। ठीक है, इस तरीके से 4 इंजन बनाए गए। इस बार 2025-26 के बजट की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हर साल बजट अनाउंस होता है, अलग अलग घोषणा होती है। ठीक है, अभी तो क्या, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे क्या, बजट में क्या क्या होता है, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम पे हमारे संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन व्हाट बेसिस वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो संविधान सभा की जो बात की गई थी, संविधान सभा की बात तो बहुत टाइम से चल रही थी। ठीक है, इंडियंस ने काफ़ी टाइम संविधान सभा की मांग उठाई, लेकिन जो अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को जो पहली बार स्वीकारा वो कब करा था, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आ रहा था, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने क्या करा था, आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से ब्रिटिशर्स ने संविधान सभा की मांग को स्वीकारा था। बोला था कि आप संविधान बना सकते हैं या संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अच्छा इसके संविधान सभा के बैकग्राउंड पे और क्या क्या चल रहा था। ठीक है, और ऐसे ही फिर 1946 में क्या आता है आपका, कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन में भी क्या करी गई थी, संविधान सभा के बारे में बात की गई थी और संविधान सभा का ढांचा तैयार किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में और भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन की बात के लिए भी चल रही थी, बातें चल रही थी। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या, जो हमारे क्या है द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपोज करा था, बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने अपोज करा था, लेकिन क्या है जिन्ना ने माना नहीं, तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें चली थी। अच्छा अभी तो देखते हैं हम संविधान सभा के बारे में। अच्छा संविधान सभा के लिए क्या 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 हुआ था, संविधान सभा में क्या हो गया, दो संविधान सभाएं बनाई गई थी, एक तो भारत के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई थी। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए क्या है, अलग अलग तरीके से संविधान सभाएं गठित की गई थी। अच्छा अब जो इसमें संविधान सभा में जो मेंबर थे, संविधान सभा ने क्या करा, जब तक आम चुनाव नहीं हुए, जो हमारे 1952 में आम चुनाव हुए थे, तब तक जो है हमारे देश का सरकार की तरह, सरकार और कानून व्यवस्था दोनों को संभालने का काम, ठीक है, यानी कि विधायी और कानून व्यवस्था दोनों किसकी तरह चलती थी, संविधान सभा के थ्रू चलती थी। कब तक, 1952 तक, जब हमारे पहले आम चुनाव हुए। ठीक है, तो हुआ क्या था, जो संविधान सभा थी उसमें क्या था, हमारे पास क्या थी, प्रांत और देसी रियासतें थी, प्रांत और देसी रियासतें। ठीक है, प्रांत और देसी रियासतें थी, यहाँ से क्या गया था, लोगों को चुना गया था। ठीक है, और किस तरीके से चुना गया था, प्रांतों से 292 लोगों को चुनने की बात की गई थी और देसी रियासतों से 93 लोगों को चुनने की बात की गई थी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, कुछ प्रांतों ने क्या करा, कुछ प्रांत पाकिस्तान में चले गए और कुछ देसी रियासतें पाकिस्तान में चले गई। तो उसके बाद जो एक्चुअल में जो भारत की संविधान सभा के लिए जो लोग बचे थे, वो कितने बचे थे, प्रांतों से थे उस टाइम पे 235 लोग प्रांतों से, और देसी रियासतों से 73 मेंबर टोटल, यानी कि 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे लास्ट में संविधान सभा के लिए, जो भारत में संविधान सभा बनी थी जिसने हमारा संविधान निर्माण करा था। अच्छा इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट होते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा की 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे और ये थे क्या थे, उस टाइम पे जो थे सबसे वृद्ध थे, यानी कि बोल सकते सबसे सीनियर, ये बोल सकते सीनियर मोस्ट पर्सन को क्या कराया, अध्यक्षता दी गई। फिर उसके बाद क्या हुई, दूसरी बैठक जब 11 दिसंबर 1946 को बैठी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो हमारे क्या थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनको क्या करा गया, संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग तरह की कमेटी भी बनी और इसमें जो इलेक्शन हुआ था, अब आते हैं हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरीके से हुआ था। जैसे मैंने बता दिया आपको, प्रांतों से और देसी रियासतों से क्या किए गए थे, इसमें लोग आए थे। अब इसमें जो इलेक्शन हुआ था वो क्या हुआ था, ऐसा नहीं कि सब लोगों ने जैसे आज का इलेक्शन होता है वैसे नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमारी क्या थी, जो जनसंख्या थी काफ़ी
अब गरीब, एक तरीके से शिक्षा की कमी, बहुत सारी दिक्कतें थी, अंग्रेज पूरा शोषित कर चुके थे। तो क्या करा गया था, प्रांतों से और जो हमारी देसी रियासत थे उसमें से कुछ कुछ लोग चुने गए थे। वैसे एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, जो जनसंख्या के हिसाब से 10 लाख में से एक सदस्य चुना जाना था। जैसे अभी क्या होता है, सांसद को चुना जाता है ना, ठीक है, उस तरीके से 10 लाख को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सदस्य संविधान सभा में होना चाहिए। बट उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से क्या था, अलग तरीके से चला था। तो हुआ क्या था एक्चुअल में, जो हमारे क्या हैं, जो उस टाइम पे हमारे 10 लाख की जनसंख्या में तीन तरह कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, तीन समुदायों में। एक क्या थे, मुस्लिम समुदाय, एक सिख समुदाय और एक साधारण। साधारण के अंदर हिंदू, जैन, पारसी, ये सब साधारण के अंदर आ जाते थे, ठीक है, तीन समुदायों में। अब ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जितने मैं फैक्ट बोलते जा रहा हूँ इनको आप नोट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मुस्लिम, सिख और साधारण, इनको क्या करा गया था, संविधान सभा के लिए 10 लाख की जनसंख्या में रिप्रेजेंटेशन के लिए मुस्लिम, सिख और साधारण के अकॉर्डिंग चूज करा गया था लोगों को, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं से आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा चुना गया था। लेकिन उस टाइम पे वोट देने का अधिकार जो था वो क्या था, बेसिकली काफ़ी सारे लोगों के वोटर कार्ड नहीं, उस तरीके का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो जो वहाँ से पढ़े लिखे लोग होते थे या जो नेता थे, लोकल नेता, उनको चुन के संविधान सभा में भेज दिया गया था। कितने, 235 प्रांत से और 73 देसी रियासतों से चुन के भेजे गए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, संविधान बनाया, ठीक है। और 26 नवंबर कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हो गया, संविधान को स्वीकृत, अंगीकृत और आत्मसमर्पित किया गया, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, संविधान में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, स्वीकृत और आत्मसमर्पित किया गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और अगर इसी को इंग्लिश में देखें तो बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। इस तरीके से प्रांतीय विधानसभा थी, उनसे इस तरीके से चुन के भेजा गया था। वहाँ क्या हुए थे, वहाँ वोटिंग हुई थी प्रांतों में, प्रांतीय विधानसभा में जो चुन के जो मेंबर्स आए थे वहाँ से चुन के हमें क्या भेजा था, संविधान सभा के लिए भेजा गया था, ठीक है। ये, और उस टाइम जो संविधान सभा थी यही हमारी संसद की तरह भी कार्य करती थी और कानून भी यही संभालती थी, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भी इन्होंने काम करा था। तो इनका जनक जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, हमें अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, इन्हीं को बोला जाता है इंडियन आर्कियोलॉजी का जनक। अब इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या करा था, हड़प्पा, हड़प्पा जो शहर है जिसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता पड़ी थी, उसकी खोज की थी कब, 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट शहर एक और कौन सा है हड़प्पा से हमारा, हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, ये हमारा सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज कब की गई थी, 1922 में। किसने करी थी, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, ठीक है। अब इंडियन जो हमारा क्या है रेन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर, ठीक है। तो भारत में जो मानसून आता है वो किस तरीके से आता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पे हमने इंडिया का मैप लगा रखा है। तो इसमें होता क्या है, इंडियन जो मानसून आता है ये हमारा क्या हो गया, ये अरब सागर हो गया, और इस साइड के बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो जो हमारा मानसून आता है वो कहाँ से आता है, इस तरीके से आता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जैसे गर्मियों में, यानी कि समर की जब बात होती है, गर्मियों की यानी कि मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून के जो महीने होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, मानसून बनना शुरू होता है। और 1 जून के आसपास क्या होता है, मानसून इस तरीके से, यहाँ से क्या है, मानसूनी हवाएं इस तरीके से आती हैं। तो जो हवाएं किस कहाँ से आ रही हैं, अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से देखूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूर्व हो गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो जो हमारी हवाएं आ रही हैं किस तरीके से आ रही हैं, ऐसे आ रही है ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है, दिख रहा है, ये इस तरीके से आ रही हैं। जो मानसून जो हवाएं आती हैं जहाँ से ओरिजिन होती है ना वहीं से उसका नाम ले जाते हैं। तो हम क्या बोला जाता है, एक साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जून में हमारी बारिश लेके आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून लेके आता है। इस तरीके से यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, मानसून हवाएं इस तरीके से यहाँ से चलती हैं और यहाँ क्या होती हैं, बारिश करती हैं। सबसे पहले ये क्या है, कोस्टल एरियाज में सबसे पहले क्या होता है, केरला तट पे आता है, यहाँ से इस तरीके से एक शाखा इस तरफ आती है और एक शाखा इस तरफ है, बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाओं की एक शाखा इस तरीके से आती है। और ये बंगाल की खाड़ी वाली कहाँ जाती है, हमारी नॉर्थ ईस्ट में बारिश कराती है, ठीक है। जो आसाम ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ बारिश कराती है। और जो ये केरला से आती है हवाएं इस तरीके से पूरे भारत को कवर करते हुए यहाँ क्या हमारा हिमालय पड़ता है, हिमालय में टकरा के यहाँ, ठीक है,
जो हमारे क्या है पर्वतीय राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ वर्षा कराती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के ये क्या है इधर इधर सब क्या है बारिश कराती है। इस तरीके से क्या होता है, हम पूरा का पूरा मानसून चलता है कब से कब तक, हमारा जून से शुरू होता है और सितंबर तक मानसून चलता है। कौन सा, गर्मियों वाला, ठीक है। ये कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ये हमारे कहाँ से आती है, इसे हिंद महासागर से आती है। एक शाखा अरब सागर से निकलती है और एक शाखा बंगाल की खाड़ी से निकलती है और पूरे भारत में इस तरीके से वर्षा कराती है। अच्छा, अब दूसरा होता क्या है, ये तो हो गई क्या हमारी इस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून की बात होगी। फिर क्या होता है, जब मानसून की वापसी होती है, यानी कि जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, मानसून वापसी के समय क्या होता है, वापसी के समय सितंबर के बाद, यानी कि सितंबर के बाद जो हमारा क्या मानसून आता है, वो आता है, ये आता है हमारा उत्तर पूर्व मानसून। सितंबर के बाद क्या होता है, उत्तर पूर्व मानसून। अभी उत्तर तक पहुंच गई ना, अभी वापस जाएगा इस तरीके से जाता है वापस, ठीक है, इस तरीके से वापस जाता है नीचे को, ठीक है। तो उत्तर पूर्व मानसून से क्या होती है हमारी, अक्टूबर से लेके मार्च तक के बीच में जो बारिश होती है वो होती किससे होती है, उत्तर पूर्व मानसून से होती है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या है हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में यहाँ तो खूब बारिश होती है, लेकिन क्या है पश्चिमी घाट के जो अपोजिट वाला साइड है, यानी कि एक तो क्या होता है, यहाँ तो बारिश होगी यहाँ टकरा के, या पीछे साइड को क्या होती है कुछ कम बारिश होती है। फिर जब उत्तर पूर्व मानसून आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे तमिलनाडु का कुछ पोर्शन रह जाता है। जब ये साउथ ईस्ट मानसून आता है ना, केरला से सीधे ऊपर निकल के ऐसे चले जाता है। तो जब तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं, ये वाला जो कोस्ट है, इस साइड जब बारिश होने की बात होती है, तो ये जो बारिश होती है कब होती है, अक्टूबर से मार्च में होती है। किससे होती है, उत्तर पूर्व मानसून से। अब इसको उत्तर पूर्व मानसून क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हवाएं कहाँ से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। तो जहाँ से ये शुरू होती है ना, वहीं से उनका नाम लिया जाता है। इस तरीके से आ रही है, तो ये बीच का रीजन क्या है, उत्तर पूर्व से आ रहा है ना, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्व मानसून बोला जाता है। और बंगाल की खाड़ी से यहाँ नमी लेके कहाँ बारिश कराती है, इस वाले कोस्ट पे, ठीक है, यानी कि तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में और आंध्रा के कोस्टल रीजन में बारिश कराती है। इस तरीके से ये क्या हमारा पूरा मानसून का सिस्टम चलता है। अगर जून से सितंबर की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून, और अक्टूबर से मार्च की बात करें तो उत्तर पूर्व मानसून। फिर ऐसे ही एक और आता है हमारा ये पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ से भी बारिश होती है, ठीक है। जब मानसून का टॉपिक और आगे आएगा तो उसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून के बारे में। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में, तो आप आंसर आप आराम से कर सकते हैं। किससे, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण क्या होती है, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। दो तरीके के मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, ठीक है। इसको इस तरीके से टेबल से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कब कब होते हैं, गर्मी के दिनों में, समर में कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम, विंटर में कौन सा होता है, उत्तर पूर्व, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉनसून सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं, ठीक है। तो अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो हमारा क्या है, हर साल क्या मतलब जैसे जैसे डेटा इनके पास आते रहते हैं तो ये पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। टाइम टाइम पे पब्लिश करते रहते हैं। ये कौन करता है, ये करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF। आप न्यूज़ में चलते रहता है, अभी क्या है पाकिस्तान IMF के पास जाते रहता है हर बार, ठीक है, भीख मांगने या लोन लेने, ठीक है, जो भी समझ सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो क्या हुआ है, IMF क्या करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशन करते हैं। अब IMF के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC USA में, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा ये हो गया। अच्छा, IMF की जो अभी हेड है, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, IMF की हेड कौन है, IMF की जो हेड है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम क्या है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है। ये क्या है, अभी 2019 से थी, अभी अक्टूबर 2024 से इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया, ठीक है। अभी यही है, अभी के टाइम तक यानी कि 2025 तक यही है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अच्छा, अब जो है IMF क्या है, और भी रिपोर्ट पब्लिश करता है। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, एक तो ये होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो हमारा क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरी रिपोर्ट जो पब्लिश करता है IMF वो क्या है, GFSR, ऐसे ही करके याद करना, GFSR का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट,
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि ग्लोबली फाइनेंशियली कौन कितना स्टेबल है, इस तरीके से ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, एक रिपोर्ट ये पब्लिश करता है और एक रिपोर्ट और पब्लिश करता है ये फिस्कल रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, आईएमएफ के हैं ये, क्या है, 2-3 तरह की रिपोर्ट पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दूसरी, और तीसरी फिस्कल मॉनिटरी रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। वैसे तो और भी क्या है, जीडीपी के प्रोजेक्शन भी करते रहता है। ठीक है, जैसे इंडिया की जीडीपी अभी इतना होगी, अभी इतना रहेगी, चाइना की इतना रहेगी, ऐसे जो वर्ल्ड की हैं बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उनकी जीडीपी की प्रोजेक्शन भी करते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आईएमएफ के बारे में। अभी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ से एक और बन जाती है कि पाकिस्तान को अभी लोन दे रखा है, कितने, आईएमएफ ने कितने का दे रखा है, $2 बिलियन का लोन दे रखा है। ठीक है, तभी क्या वहाँ थोड़ा सा राशन आटा चावल आ पा रहा है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है। भारतीय संसद में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ स्टार्ट क्वेश्चन इन द इंडियन पार्लियामेंट रिक्वायर्स, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट, संसद की बात हो रही है। संसद में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले चीज़ तो प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा का। मैं एल से लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर से राज्यसभा को। अच्छा, लोकसभा में जो प्रश्नकाल का टाइम होता है वो क्या होता है, 11 से 12 बजे। ऐसे राज्यसभा में भी 11 से 12 होता था, लेकिन अभी जो है इसका चेंज हो चुका है 12 से 1 बजे। ठीक है, ये क्या होता है, प्रश्नकाल का टाइम होता है, यानी कि इस दौरान क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने तरीके के होते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न, यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन। दूसरे होते हैं अतारांकित, यानी कि नॉन स्टार्ड क्वेश्चन। और तीसरे होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन ये आ रखा है, ऐसे आगे तारांकित के बारे में, अल्प सूचना है, और कौन कौन से प्रश्न होते हैं, जितने सारे इससे रिलेटेड हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरीके से एक और होता है निजी प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। निजी प्रश्न भी क्या होता है, किसी व्यक्ति से निजीली पूछ लिया गया, मतलब या किसी निजी व्यक्ति से पूछा गया। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये अलग हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो तारांकित। ठीक है, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न में क्या अंतर है। तारांकित प्रश्न जो होते हैं इसका उत्तर जो है संसद में मौखिक रूप से मांगा जाता है, यानी कि जो प्रश्न पूछेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि इसका आंसर मौखिक दिया जाए। मौखिक कौन देगा, जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री जो हैं, जैसे कृषि मंत्री या कोई भी है, होम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, वो मंत्री इसका उत्तर देंगे। अच्छा, और फिर क्या होगा, इसमें क्या है, पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, पूरक प्रश्न यानी कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो, जिसने क्वेश्चन पूछा, वो क्या करेगा, स्पीकर से परमिशन लेगा और फिर कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, स्पीकर उससे क्वेश्चन पूछ सकता है उसको स्पष्ट कराने के लिए। ठीक है, मतलब जैसे कि किसी क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वो किस बारे में, तो और ज़्यादा उसमें डिस्कस की जा सकती है, यानी कि बेसिकली डिस्कस किया जा सकता है। कैसे, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या होते हैं, मौखिक ही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संसद में तारांकित प्रश्न कैसे हो जाता है, सिर्फ मौखिक उत्तर इसमें दिया जाता है। अच्छा, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है, इसमें जो उत्तर देना पड़ता है वो लिखित देना पड़ता है, लिखित रूप से संसद के पटल पे रखना पड़ता है, और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तारांकित में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। और ये कैसे दिया जाता है, अतारांकित का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। ऐसे क्या होता है, अल्प सूचना प्रश्न होता है। इसमें क्या होता है, संसद का जो जब सदन चल रहा होगा तो 15 दिन पहले क्या करते हैं, सूचना देकर, कम से कम 15 दिन पहले, 15 दिन पहले समय से पूर्व सूचना देकर क्या कर सकते हैं, अल्प सूचना प्रश्न को पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज एक और हो जाती है, जो ये प्रश्न है इनके क्या है, अलग अलग तरीके से कलर से डिनोट किया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होता है इसको हरे रंग से डिनोट किया जाता है, अतारांकित को किया जाता है सफेद कलर से। ठीक है, और जो अल्प सूचना प्रश्न होता है इसको हल्का गुलाबी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हल्का गुलाबी रंग कलर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे जो निजी सदस्य से प्रश्न पूछा जाता है इसका कलर कैसा होता है, पीला रंग होता है। ठीक है, और अच्छा, इसमें मैंने पूरक प्रश्न की बात करी। अब पूरक प्रश्न क्या होता है, पूरक प्रश्न और कुछ नहीं है, जैसे किसी से काउंटर क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं।
ठीक है। तो पूरक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है किस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मौखिक उत्तर मांग रहे हैं, फिर उसमें कुछ काउंटर क्वेश्चन आ गया या उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ क्वेश्चन आ गया, तो वो क्या हो गया, पूरक प्रश्न हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरल आंसर दिया जाता है, यानी कि मौखिक उत्तर तारांकित प्रश्न के लिए, ठीक है। तारांकित प्रश्न स्टार्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से ये हो गया हमारा ये संसद के बारे में, प्रश्न के बारे में और प्रश्नकाल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज से जितने सारे जो कमेटी हैं उनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता जो है, इस बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनाई गई थी, ये कब बनाई थी, 1957। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1957, बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट। अच्छा, दूसरी जो है पंचायती राज के बारे में कुछ और कमेटीज हैं। दूसरी कमेटी है अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनी थी बलवंत राय के 20 साल बाद 1977 में। फिर ऐसे बनी थी पीवी के राय कमेटी। पीवी के राय कमेटी बनी थी 1985 में, 1985 में। फिर पीवी के राय के बाद बनी थी एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी जो कमेटी बनी थी, समिति बनी थी 1986 में। ऐसे ही एक थुंगन समिति बनाई थी, उस टाइम राजीव गांधी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। थुंगन समिति बनाई थी उन्होंने, ठीक है, 1988 में। फिर थुंगन समिति के बाद फिर पंचायती राज अधिनियम बन गया था इसके 4 साल बाद, ठीक है। 4 साल बाद 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। और कैसे आया था, इसके लिए एक संविधान में संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन, ये तो आपको पता भी होगा, 73rd जो क्या है हमारा संविधान, 73rd संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम आया था, ठीक है। कब आया था, 1992 में आया था। इसके तहत क्या हुआ था, पंचायतों के लिए हमें क्या गया था, संविधान में वर्णन किया गया था। क्या बोला गया था, पंचायतों के लिए संविधान में किस में रखा गया पंचायतों को, भाग 9, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ठीक है, या 243 क से बोल सकते हैं, 243 9 तक, ठीक है, इस तरीके से भाग 9 में। और इसी के लिए क्या है, पंचायती राज के लिए कौन सी 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।